नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। रिसेंटली ही द्रविड़ मुनेत्र कज़ागम जो कि तमिलनाडु की रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है, इसके एक लीडर हैं जिनका नाम है ए रजा। ए रजा ने यहाँ पे ओपनली प्रधानमंत्री मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह को एक धमकी सी दे दी, इनडायरेक्ट शब्दों में, दबे शब्दों में, कि हमें ऑटोनॉमी दो, तमिलनाडु को एज अ स्टेट ऑटोनॉमी दो, नहीं तो हम अलग हो जाएंगे, नहीं तो वी आर सेपरेट। अब ये एक बड़ा ही बहुत बड़ा स्टेटमेंट, एक प्रकार का सेक्शनिस्ट स्टेटमेंट है, और अपोजिशन के बहुत से लीडर्स बोल भी रहे हैं कि ये सेक्शनिस्ट है। ये कैसे आप बोल सकते हो कि भाई अगर हमारी डिमांड नहीं सुनी तो हम अलग हो जाएंगे। स्टेट के लेवल पे इश्यूज हो सकते हैं और स्टेट अपनी प्रॉब्लम्स को केंद्र को एड्रेस कर सकता है, बट ये कौन सी बात हुई अलग हो जाओ। और सबसे खास बात यहां पे ये है कि ये जो डीएमके के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ए रजा, अलग हो जाओ कह रहे हैं, तो क्या कोई सेक्शनिज्म का मूवमेंट तमिलनाडु में एग्जिस्ट भी करता है? अगर आप इंडिया के बाकी हिस्सों की बात करो तो पंजाब में खालिस्तानी मुद्दा है, भाई इंडिया से अलग होने की बात करते हैं। कश्मीर का मुद्दा, इंडिया से अलग होने की बात करते हैं, होना किसी का पूरा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट चले जाइए तो नागालैंड में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, फिर आप यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, तो ऐसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशन है नॉर्थ ईस्ट में, हमारे पंजाब में, कश्मीर में, जो सेक्शनिज्म की बात करते हैं। बट तमिलनाडु में सेक्शनिज्म कभी सुना नहीं, इनफैक्ट अपनी हिस्ट्री किताबों में भी ज्यादा नहीं पढ़ा। तो ये जो ए रजा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये क्या बोल रहे हैं कि भाई हम अगर पेरियार के सिद्धांत पे चले तो फिर हम इंडिया से अलग होने की बात करेंगे। ये तो हम कहो कि अन्नादुरई के सिद्धांत पे चल रहे हैं। अब ये क्या मतलब है कि अन्नादुरई के सिद्धांत पे चल रहे हैं तो इंडिया से अलग नहीं हो रहे हैं, पेरियार के सिद्धांत पे चलेंगे तो इंडिया से अलग हो जाएंगे। ये पूरी हिस्ट्री में यहां पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है ये, एक ऐसी हिस्ट्री जो कि हमारी किताबों में हमको पढ़ाई नहीं जाती, बट ये एग्जिस्ट करती है। और इसका जो उदय है वो इंडिपेंडेंस के मूवमेंट से भी पहले का है। मैं डिटेल में इस चीज को अभी आपको समझाऊंगा। और सबसे ज्यादा कंसर्निंग बात यह है कि ये जो सारे स्टेटमेंट्स दिए गए ए रजा जी के द्वारा, ये तब दिए गए जब स्टेज पे डीएमके के बड़े बड़े लीडर्स बैठे थे, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु एम के स्टालिन साहब। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले की ही बात हो, देखें, तो प्रधानमंत्री मोदी जी तमिलनाडु गए थे, और उस समय पे जो तमिलनाडु के सीएम हैं आपके स्टालिन साहब, वो प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले और बहुत से मुद्दों के ऊपर अपनी डिमांड्स रखी तमिलनाडु के सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने। एक तो कच्छा थी वो आइलैंड को लेके जो कि श्रीलंका के पास है, फिर श्रीलंकन तमिल्स को सपोर्ट देने की बात की, नीट का मुद्दा, मेकेदातु प्रोजेक्ट को बनने मत दीजिए, कर्नाटका के पास पानी नहीं जाना चाहिए। ऐसे बहुत से पेंडिंग इश्यूज हैं जिनके बारे में तमिलनाडु के सीएम पीएम मोदी साहब से बोले। गवर्नर के रोल के रिस्पेक्ट में भी उन्होंने बातचीत की। तमिलनाडु के फिशरमैन का मुद्दा देखिए, कच्छा तीवू आइलैंड और तमिलनाडु के फिशरमैन का मुद्दा एक जैसा है। कच्छा तीवू आइलैंड इंडिया ने श्रीलंका को दे दिया था, अगर ये इंडिया के पास होता तो ये जो तमिलनाडु के फिशरमैन है ये और आगे जाके फिशिंग कर सकते थे। फिर ये जो इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी तमिलनाडु में बनाने की बात की जा रही, इस डिमांड को ड्रॉप किया जाए, ऐसा भी मांगना है यहाँ पे किसका, स्टालिन साहब का, मोदी जी से। फिर ओवरऑल ये जो कुदमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसका जो स्पेंट फ्यूल है, जो न्यूक्लियर वेस्ट है, तमिलनाडु की सरकार बोल रही है इसको वापस भेज दो रशिया, जबकि सरकार का कुछ प्लान ये है। अब ऑब्वियस सी बात है, रशिया स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल तो लेगा नहीं, को कुदम कुनल के अंदर ही ओवरऑल उसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा। तो इस चीज के भी अगेंस्ट है तमिलनाडु की सरकार। एक और इशू बहुत मेजर है, अगर आप जीएसटी की बात करें तो हजारों करोड़ पैसा जीएसटी कंपनसेशन का भी तमिलनाडु का फंसा हुआ। जीएसटी कंपनसेशन के अंदर जो पैसा देना था तमिलनाडु को, केंद्र की सरकार को, वो नहीं दिया गया। एक और बड़ा फैक्टर है, इंडिया के अंदर जितना भी जीएसटी कलेक्शन होता है लगभग 6.5% तमिलनाडु में होता है। तो अगर 1 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हो रहा है किसी एक महीने में, तो आप लमसम मान लीजिए 6,500 करोड़ कहां से आ रहा होगा, तमिलनाडु से। लेकिन जब इस जीएसटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब तमिलनाडु के हिस्से में केवल 2,200 करोड़ रुपए आते हैं। मतलब इफेक्टिवली 4,300 करोड़ का जीएसटी जो कि तमिलनाडु में जनरेट होता है वो देश के दूसरे हिस्सों में चला जाता है, तमिलनाडु तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये एक शिकायत है तमिलनाडु की। एक और बहुत मेजर शिकायत है कि आर एन रवि जो कि गवर्नर है तमिलनाडु के, इनकी सरकार के साथ नहीं बन रही। तमिलनाडु की राज्य की सरकार ने और ओवरऑल उनकी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसने बहुत से बिल्स पास किए हैं जिसको गवर्नर से अप्रूवल नहीं मिल रहा, ये बिल्स पेंडिंग है। फिर एक बहुत बड़ा मुद्दा है नीट का, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। बेसिकली नीट के रिस्पेक्ट में तमिलनाडु की सरकार का और स्टालिन साहब का ये स्टैंड है कि भाई देखिए, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नीट नाम का एग्जाम बना रखा है पूरे इंडिया के लिए, इस एग्जाम से हम अपने राज्य की सरकार के कॉलेजेस की भर्ती नहीं करेंगे। तमिलनाडु के अंदर जो राज्य की सरकार के मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहां पे जो भर्ती होगी वो होगी 12वीं कक्षा के नंबर के हिसाब से, हमें नीट एग्जाम की जरूरत नहीं है। जबकि केंद्र सरकार के नियमों के हिसाब से नीट यूजी और नीट पीजी
मतलब नीट अंडर ग्रेजुएट और नीट पोस्ट ग्रेजुएट, ये दोनों एग्जाम्स देना मैंडेटरी है अगर आप डॉक्टरी की फील्ड में कुछ करना चाहो। केवल तमिलनाडु के नहीं, पूरे देश के लिए मैंडेटरी। तो आज की डेट में अगर तमिलनाडु को एग्जामेशन दे दिया जाए तो पूरे देश को एग्जामेशन देना पड़ेगा। तो नीट के इशू में जो तमिलनाडु का स्टांस है ना, ये सुप्रीम कोर्ट में भी स्टैंड नहीं करेगा। तो ये बहुत से इश्यूज हैं जिस बात को लेकर तमिलनाडु नाराज है किससे, केंद्र की सरकार से, और ओपनली बोल रहा है कि अगर हमें तुमने इंडिपेंडेंस नहीं दी, इंडिपेंडेंस तो नहीं, ऑटोनॉमी नहीं दी, तो फिर हम कुछ ना कुछ यहां पे बड़ा करेंगे। अब ये क्या बड़ा करेंगे, ये एक बड़ा सवाल उठता है। अब समझते हैं कि बेसिकली कौन से सेक्शनिज्म की बात कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं द्रविड़ नाडु बनाने की। ये जो द्रविड़ नाडु नाम का कंसेप्ट था ना, ये सोवरेन स्टेट था, एक अलग कंट्री। इसको प्रपोज किया गया था जस्टिस पार्टी के द्वारा, और जस्टिस पार्टी के साथ बाद में जुड़ गए थे थांताई पेरियार। तो जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के फाउंडर थे आपके थांताई पेरियार, ये भी जुड़ गए थे आपका किसके साथ, जस्टिस पार्टी के साथ बाद में। हालांकि बाद में इन्होंने द्रविड़ कज़ागम करके एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसके बारे में बताएंगे। बाद में द्रविड़ मुनेत्र कज़ागम बनाई सीएन अन्नादुरई साहब ने। तो शुरुआत में टारगेट कुछ ऐसा था कि तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका, ये जो इलाके हैं इन सबको जोड़ दो, क्योंकि यहां पे जो भी भाषाएं बोली जा रही है वो द्रविडियन भाषाएं हैं, और इनको मिला के एक अलग कंट्री बना दो, एक अलग सोवरेन स्टेट बना दो जिसका नाम होगा द्रविड़ नाडु। और बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से इस चीज को पूरी करने की कोशिश की गई। इंडिपेंडेंस से पहले इस कॉन्सेप्ट का उदय हुआ, और इंडिपेंडेंस के बाद ये कॉन्सेप्ट लंबे समय तक चला, 1960s तक। ओवरऑल ये द्रविड़ नाडु का जो ओवरऑल आप कह सकते हो ऑब्जेक्टिव था, ये जिंदा था। वो तो बात अलग है कि फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया 1956 में, और जवाहरलाल नेहरू जी ने सेक्शनिज्म को 1963 में एक इलीगल एक्ट डिक्लेयर कर दिया। बताइए जवाहरलाल नेहरू जी ने कौन से संविधान के संशोधन से सेक्शनिज्म को एक इलीगल एक्ट डिक्लेयर किया था? ये वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, देखते हैं कितने लोगों को पता है। तो बेसिकली ये जो द्रविड़ नाडु का कंसेप्ट था, ये था कि साउथ इंडिया के जो स्टेट्स, और हो सके तो श्रीलंका, उड़ीसा, महाराष्ट्र को भी मिला लो और अपनी एक सोवरेन कंट्री बना लो। मतलब अलग ही लेवल पे काम कर रहे थे ये लोग। सोचिए, मतलब इंडिया पाकिस्तान बने ये कम था क्या? एक बात है, जस्टिस पार्टी, डीएमके पार्टी, ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, इन्होंने वायलेंस नहीं किया। अगर थोड़ा बहुत वायलेंस हुआ तो वो बहुत कम हुआ। और सबसे खास बात यहां पे ये है कि ओवरऑल ये जो द्रविड़ नाडु का कंसेप्ट है, इसका उदय कहां से हुआ? इसका उदय हुआ एंटी ब्राह्मणिज्म से। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी ना, शुरुआत में ऐसा बोला गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी लीडर हैं वो ब्राह्मण है। तो चूंकि ये सारे लीडर ब्राह्मण है, और तमिलनाडु की पॉलिटी कुछ ऐसी है कि वहां पे ब्राह्मण्स बहुत कम है, तो इसीलिए तमिलनाडु के लोगों ने बोला कि भैया हम ब्राह्मण नहीं है और हम ब्राह्मण डोमिनेंस को नहीं मानेंगे। इसीलिए जस्टिस पार्टी जो थी वो मद्रास प्रेसिडेंसी में एक एंटी ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के अगेंस्ट एक मूवमेंट चला रही थी। अब देश में मूवमेंट चल रहा है देश की आजादी का, और तमिलनाडु के आसपास के अगेंस्ट एक एंटी ब्राह्मण मूवमेंट चल रहा है। जरूरी था उस समय पे एंटी ब्राह्मण मूवमेंट, क्योंकि कास्ट के नाम पे जो सोसाइटी थी वो बहुत बटी हुई थी। अब यहां पे बहुत बड़े तमिल लीडर निकल के आए, पेरियार, ईवी रामास्वामी पेरियार। इनका टारगेट क्या था कि सोसाइटी से सोसाइटल डिविजन हटा देंगे। और ओवरऑल नॉर्थ इंडिया के जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडर्स थे ना, इनको ब्राह्मण्स बोलते थे, आर्यन इन्वेडर्स बोलते थे। पेरियार साहब एक एथीस्ट थे, भगवान को मानते नहीं थे। और इंडियन नेशनलिज्म इनके हिसाब से एक तरीका था जिससे ब्रिटिश सरकार को हटा दो और हिंदू राज स्थापित कर दो, वो हिंदू राज जहां पे कास्ट ऑर्थोडॉक्सी चलेगी। मतलब बेसिकली जो नेशनलिस्टिक फ्रीडम चल रहा था, इसकी विचारधारा से मैच नहीं करती थी पेरियार साहब की विचारधारा। ये बात कर रहे थे द्रविड़ नाडु की। द्रविड़ नाडु मतलब वो इलाके जहां पे द्रविडियन भाषा बोली जाती है, इनको मिला के एक कर। यहाँ पे बहुत सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स पॉइंट आउट किए पेरियार साहब ने। जैसे पेरियार साहब ने रामायणा को क्रिटिसाइज किया और बोला कि कल की डेट में ब्रिटिश सरकार हट जाती है और ओवरऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार आ जाती है, तो फिर रामायण वाला कंसेप्ट आ जाएगा। रामायण में क्या होता है कि राम जी जाते हैं सीता जी को छुड़ाने के लिए रावण से। तो बेसिकली यहाँ पे जितने भी तमिल्स हैं और जो द्रविडियन स्टेट में रहने वाले लोग हैं, इनका राजा दिखा दिया रावण। और जो राम है वो कहां से आ रहे हैं? वो नॉर्थ इंडिया से आ रहे हैं। मतलब साउथ इंडिया को एक अलग एंटिटी दिखाने की कोशिश कर रहे थे कौन? पेरियार साहब। तो पेरियार साहब ने ओवरऑल ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चालू किया था 1925 में, और बाद में इनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था वो एंटी आर्यन हो गया। मतलब ये बहुत हद तक नॉर्थ इंडिया से दूरी रहना चाहते थे, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि नॉर्थ इंडिया में डोमिनेंट पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस है और वहां पे सब ब्राह्मण भरे हुए हैं, तो ये ब्राह्मण आके अपनी कास्ट ऑर्थोडॉक्सी साउथ इंडिया में लगाएंगे, तो इनको दूर रखो। फिर आया 1937 1938 का समय।
आपकी ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 का, उसके थ्रू इलेक्शंस हुए। मद्रास प्रेसिडेंसी में कांग्रेस ने सरकार बनाई। तो सी राजगोपालाचारी जी कांग्रेस के बिहाफ पे चीफ मिनिस्टर थे मद्रास प्रेसिडेंसी के उस समय पे 1937 में। इन्होंने हिंदी और हिंदुस्तानी को सिखाने की बात कर दी मद्रास प्रेसिडेंसी में। भयंकर बवाल हुआ। पेरियार स्वामी साहब ने बोला और भी कुछ लोग थे, उन्होंने बोला कि यार तमिल स्पीकिंग रीजन में तुम हिंदी हिंदुस्तानी क्यों सिखा रहे हो। तो इससे और यहाँ पे एक प्रोपोगंडा सा प्रमोट किया जाने लगा कि भाई तमिल स्पीकिंग इलाके में ये हिंदी और हिंदुस्तानी को इंपोज करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हिंदी और हिंदुस्तानी को उस समय पे सिखा के देश के अंदर एक कॉमन लिंक लैंग्वेज लाने की कोशिश की जा रही थी। महात्मा गांधी खुद कोशिश कर रहे थे कि हिंदी का प्रमोशन हो पूरे देश में, इसलिए नहीं क्योंकि बाकी भाषाओं को बचाया जाए, मतलब दबाया जाए, इसलिए ताकि सब लोग एक दूसरे की बात को समझ पाए, भाषा को समझ पाए। और ईवी रामास्वामी पेरियार जी के हिसाब से द्रविड़ नाडु एक ऐसा इलाका होगा जहां पे घुसने के लिए पासपोर्ट चाहिए होगा आपको, जहां पे अगर बाहर के इलाके से सामान आएगा तो उसके ऊपर ड्यूटी देनी पड़ेगी। हाँ, रिलीजियस फ्रीडम होगी, मतलब एक अलग कंट्री का कंसेप्ट यहाँ पे सेटअप किया जा रहा था। और ये कंट्री का कंसेप्ट बड़ा खतरनाक था। इसके बाद अगर आप देखो तो बेसिकली ईवी रामास्वामी पेरियार जी ने कभी कभी मुस्लिम लीग को सपोर्ट भी किया एक सेपरेट पाकिस्तान के लिए। एक समय पे उन्होंने जिन्ना से मदद मांगी एक द्रविडिस्तान बनाने की। हालांकि उसको ओवरऑल यहाँ पे अब ये जो राइटिंग्स हैं, ये जो विचारधारा है विकिपीडिया और कुछ और जगहों पे दी हुई है, वैसे नॉर्मल कर आप देखोगे ना तो पेरियार साहब को एक कल्चरल हीरो की तरह माना जाता है, जिन्होंने सोशल फील्ड में बहुत कुछ किया है। लेकिन ओवरऑल जब तमिलनाडु के सेक्शनिज्म की बात आती है तो कुछ ऐसी बातें निकल के आती हैं जो सबको समझ में नहीं आएंगी या सबको अच्छी नहीं लगेंगी, एक्चुअली में ये बोलना चाहिए। क्योंकि अगर आप द्रविड़ नाडु बनाने की बात कर रहे हो, मतलब अभी जो इंडिया है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अलग करने की बात कर रहे, तो जी हाँ, उस समय पे ऐसा हो रहा था। अगस्त 1944 में ईवी रामास्वामी जी ने बनाई द्रविडम कजागम नाम की एक पार्टी। और ये द्रविडम कजागम नाम की पार्टी से एक और पॉलिटिकल पार्टी निकली जिसका नाम था द्रविड मुनेत्र कजागम। द्रविड मुनेत्र कजागम के लीडर थे अन्नादुरई साहब। ओके, अन्नादुरई साहब शुरुआत में पेरियार से ज्यादा रेडिकल थे द्रविड़ नाडु बनाने के लिए। लेकिन जैसे आप देखिए आजाद हुआ 1947 के बाद, देश आजाद हुआ। देश के आजाद होने के बाद ओवरऑल ये जो द्रविड कजागम पार्टी बनाई गई थी, इसमें से द्रविड मुनित्र कजागम अलग हो गई और लीडर थे उसके अन्नादुरई जी। अब अन्नादुरई जी ने शुरुआत में ओवरऑल इस द्रविड कजागम मूवमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ये मूवमेंट उतनी तेजी से आगे बढ़ नहीं पाया क्योंकि ओवरऑल जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था वो एक्सेप्टेबिलिटी का था। जो द्रविड मुनित्र कजागम के अंदर के लीडर्स थे ना, वो भी नेशनल यूनिटी की फेवर में थे। इनफैक्ट तमिलनाडु की एक बहुत बड़ी जनता नेशनल यूनिटी की फेवर में थी। उनका बस एक कंसर्न था कि अपना कल्चर हमारे ऊपर इंपोज मत करो, हमें हमारी तमिल के हिसाब से चलने दो, हमें हमारे कल्चर के हिसाब से चलने दो, और वो हुआ भी है। 1956 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, उसके बाद एक तरीके से जितने भी राज्य थे वो भाषा के नाम पे बन गए। तो जब भाषा के नाम पे राज्य बन गए तो तमिलनाडु के लोगों की जो बेसिक डिमांड थी वही यहां पे पूरी हो गई। और कहीं ना कहीं तमिलनाडु के जो लोग थे और जो तमिलनाडु के पॉलिटिकल लीडर्स थे, वो भी इस बात को जानते थे कि अगर इंडिया के साथ जुड़ के रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में ज्यादा फायदा है। तो आज की डेट में इसी द्रविड नाडु मूवमेंट की बात कर रहे हैं ए राजा, जो कि ओवरऑल द्रविड मुनित्र कजागम की तरफ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो ये जो सेक्शनिस्ट डिमांड है ना, देखिए इस प्रकार की बातें अक्सर कर डीएमके के जो लीडर्स हैं वो दे देते हैं। एआईएडीएमके जो पॉलिटिकल पार्टी थी, क्योंकि वो बीजेपी प्रो थी, इस प्रकार के स्टेटमेंट जल्दी देती नहीं थी। बट डीएमके पॉलिटिकल पार्टी बहुत हद तक तमिल कल्चर के साथ जुड़ी हुई है, तो एआईएडीएमके भी जुड़ी हुई है। एक समय पे एआईएडीएमके के जब लीडर हुआ करते थे एमजी रामचंद्रन साहब, तो वो भी बहुत हद तक आप कह लो कांग्रेस के अगेंस्ट बोला करते थे, बीजेपी के अगेंस्ट बोला करते थे। लेकिन अब क्या है कि तमिलनाडु की जनता भी इस बात को जानती है कि इंडिया के साथ मिलकर रहने में फायदा है। उनके अंदर इतना मतलब सेपरेटिज्म या फिर अलग होने वाली बात है नहीं। उनको पता है कि वो आके इंडिया के किसी भी हिस्से में नौकरी कर सकते हैं। उनको पता है कि उनका कल्चर बिल्कुल सेफ गार्डेड है। आप तमिलनाडु में चले जाइए, सब लोग तमिल बोलते हैं। जिनको सीखनी है हिंदी वो सीखें, जिनको नहीं सीखनी है वो ना सीखें, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। प्लस तमिलनाडु के अंदर ओवरऑल ब्राह्मणिज्म वाली जो सोच है कम काम करती है। 69% रिजर्वेशन है आपका तमिलनाडु के अंदर, जो कि बैकवर्ड क्लास का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा है। ओके, तो इस कंटेक्स्ट में ये जो स्टेटमेंट आया है ए रजा की तरफ से, आप कह सकते हो कि बहुत हद तक ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और पॉलिटिकल गेन्स के लिए हो सकता है दे दिया गया हो। लेकिन इस प्रकार के स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट अगर कोई कुछ कर सकता है तो तमिलनाडु के लोग हैं। इस प्रकार की सेक्शनिस्ट टेंडेंसीज को बड़े बड़े पॉलिटिशियंस द्वारा ना प्रमोट किया जाए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा नेशनल यूनिटी के लिए और ओवरऑल आप कह लो तमिलनाडु के डेवलपमेंट के लिए भी। और रही बात
तमिलनाडु के ऑटोनॉमी की, तो इसके लिए केंद्र की सरकार को बैठ के बात करनी पड़ेगी। अब देखिए, कुछ तमिलनाडु की डिमांड भी इलॉजिकल है। नीट को हटाना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ना इंप्लीमेंट करना, ये कुछ ऐसे प्रोग्रेसिव स्टेप्स लिए गए हैं केंद्र की सरकार के द्वारा जो कि पिछले कई सालों में नहीं लिए गए, कई डेकेड्स में नहीं लिए गए। तो इनको तमिलनाडु को सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, रही बात गवर्नर के रोल की, तो डेफिनेटली गवर्नर अगर तमिलनाडु की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की फंक्शनिंग को रोक रहा है तो गवर्नर के ऊपर लगाम लगाने की जरूरत है। कुछ पॉइंट्स पे आप कह सकते हो तमिलनाडु सही है, कुछ पॉइंट्स पे आप कह सकते हो केंद्र की सरकार सही है। यहां पे प्रॉपर बैलेंस बिठाने की जरूरत है, और वो बैलेंस तब बैठ जाएगा जब केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार दोनों भलाई के लिए काम करेंगे लोगों की, ना कि अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए। आई होप आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे यूजफुल जानने को मिला हो दोस्तों। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके जरूर जाइएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करें। आई होप आपको लेक्चर सुनने में मजा आया हो।